नमस्कार मित्रों, आदाब, जय हिंद। कल की क्लास में हम इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे। जिस तरह हम अध्ययन करेंगे, जो भी विषयों को हम विभागों में विभाजित किया था, उसका पहला अध्याय है। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा 19वीं सदी से पूर्व ही प्रारंभ हुई थी, लेकिन परंतु वास्तविक रूप में 19वीं सदी से हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा का प्रयत्न किया गया या उसमें सफलता पाई। 19वीं सदी से पूर्व भी कई लेखक प्रयत्न किया कि किन्हीं कवियों का परिचय मात्र रह गए। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा लिखने की पद्धतियों पर हम ध्यान देंगे। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, यह किस पद्धति के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन लिखा गया। यहाँ पर इस चैप्टर से जो हम आज अध्ययन करेंगे उससे 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना है। आप जो मैंने PDF नोट्स जो लिखा है वो आपको पर्सनली रखा है, किन्हीं लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में रखा है। वो अगर आप सामने रखकर ये क्लास सुनेंगे या क्लास का अध्ययन करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो हम आज पहला अध्याय में देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का पहला अंश। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा को मूल रूप से 2 पद्धतियों को अपनाकर लिखा है। एक जो है वर्णनात्मक पद्धति, दूसरी है कालक्रमानुसार पद्धति। पहले समय में वर्णनात्मक पद्धति को अपनाकर हिंदी के साहित्य के इतिहास लेखन को लिखा है। उसके बाद 19वीं सदी से कालक्रमानुसार पद्धति को अपनाया गया है। वर्णनात्मक पद्धति लिखने वाले में प्रमुख रूप से फ्रांसीसी विद्वान गार्सिया थानसी है, और इसी पद्धति को अपनाकर वर्णनात्मक पद्धति को अपनाकर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। उसी तरह कालक्रमानुसार पद्धति को अपनाकर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा, और उसी को अपनाते हुए मिश्र बंधुओं ने, अन्य साहित्यकारों ने बाद में चलकर जैसे 20वीं सदी का आरंभ में जो भी साहित्य इतिहास लेखन लिखे, वे लोग कालक्रमानुसार पद्धति को अपनाते हुए विधेयवादी पद्धति को भी अपनाया है। कुछ लेखकों ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया है, कुछ लेखकों ने संस्मरण पद्धति को अपनाया है। आलोचनात्मक इतिहास भी लिखे हैं जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। लेकिन मुख्य रूप से हम देखा जाए तो वर्णनात्मक पद्धति, कालक्रमानुसार पद्धति, विधेयवादी पद्धति को मूल बनाकर लिखा जाया जो साहित्य हम देख सकते हैं। और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर लिखने वाले प्रमुख रचनाकार गणपति चंद्र गुप्त है। यह गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके पश्चात जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा 19वीं सदी से पहले से ही मानी जाती है, परंतु इससे पूर्व भी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किया गया। जैसे गोकुलनाथ जी ने लिखा 84 वैष्णवों की वार्ता, जिसके अंतर्गत वल्लभाचार्य के शिष्यों की परिचयात्मक विवरण दिया गया। उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक और अन्य साहित्य लेखन इतिहास का ग्रंथ 252 वैष्णवन की वार्ता, जिसके अंतर्गत विठलनाथ के शिष्यों का परिचयात्मक विवरण दिया गया। गोकुलनाथ 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। उसके बाद आते हैं नाभादास लिखते हैं भक्तिमाल, और तदुपरांत हरिराय लिखते हैं कविमाला। कालिदास त्रिवेदी ने लिखा कालिदास हजारा। अब ये सुमेलित के तौर पर पूछा जा सकता है कि गार्सिया थानसी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का ग्रंथ कौन सा है, कालिदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, भक्तमाल ने किसने लिखा है, मेल कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सही रूप में हिंदी साहित्य का लेखन प्रयास तो फ्रांसीसी विद्वान जो है गार्सिया थानसी के द्वारा किया गया। वर्णनात्मक पद्धति
कालक्रमण पद्धति को और वैज्ञानिक पद्धति को से हटकर विधेयवादी पद्धति को अपनाकर लिखने वाले इतिहासकार, साहित्य के इतिहास लेखनकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जिनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी लोग जानते हैं कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन में। वह विधेयवादी पद्धति में लिखा है। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया, यह किस पद्धति के आधार पर लिखा गया। इससे पहले जो 1839, यहाँ पर हर आपको अध्ययन करना, हर विषय को समयानुसार करना आवश्यक है, क्योंकि समय को मूल आधार बनाकर प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। आधुनिक परीक्षा पद्धति में समय का मूल्य अति आवश्यक हो चुका है। आप समय अनुसार अध्ययन करेंगे तो आपके मन में या आपके दिमाग में वह समय और वह लेखक, वह ग्रंथ घूमता रहेगा। आप जब प्रश्न का सामना करेंगे तो आसानी से उसका उत्तर अंकित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हर चैप्टर में समय को बेस बनाकर समय के आधार पर जो है लेखकों का परिचय आपको दिया गया, रचनाओं का परिचय आपको दिया गया, तो आप यहाँ पर समय के अनुसार भी अध्ययन कर सकेंगे इस नोट्स को फॉलो करते हुए। और यहाँ पर मैं मूल रूप से हिंदी संख्या जो भी वर्ष का संख्या जो है अंग्रेज़ी में ही लूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ी में आपको याद करने के लिए आसानी रहेगी। आप चाहे तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर अंग्रेज़ी में हिंदी जो वर्षों का उच्चारण करूँगा, आप थोड़ा इसे ध्यान रखिए। 1839 यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गार्सिया थानसी ने, फ्रांस के विद्वान ने हिंदी साहित्य को भारत देश के, मूल रूप से हिंदी साहित्य नहीं, भारत देश के साहित्य को एक रूप देने का प्रयास किया। ज़्यादातर उर्दू कवियों के, अन्य भाषाओं के कवियों को भी लिया गया, जिसके अंदर हिंदी कवियों का भी शामिल किया गया। इनके द्वारा लिखा गया, गार्सिया थानसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ हिस्टोरी द लिटरेचर हिंदुए हिंदुस्तानी, हिस्टोरी द लॉ लिटरेचर हिंदुए हिंदुस्तानी। यह जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वर्णनात्मक पद्धति अपनाकर लिखा गया ग्रंथ है। और नलिन विमोचन शर्मा, ये जो है एक लेखक है, जिन्होंने इतिहास लेखन परंपरा को बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया है। उनके द्वारा कहे गए शब्द है, निर्विवाद रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला लेखक गार्सिया थानसी है। तो किनके अनुसार गार्सिया थानसी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के पहले लेखक है? ऐसे ही पूछा जा सकता है, जॉर्ज ग्रियर्सन को किसने पहले लेखक माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसने माना, या और अन्य पहले साहित्यकारों को किसने माना, सुमेलित की, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वह आगे अपने अध्याय में आपको अंकित किया जाएगा। नलिन विमोचन शर्मा यहाँ पर गार्सिया थानसी को हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक मानते हैं। जो गार्सिया थानसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ हिस्टोरी द लॉ लिटरेचर हिंदी हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद भी किया गया लक्ष्मी सागर वार्णशे, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्णशे द्वारा इसी ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किया गया हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद 1839 के उपरांत, यानी करीब 9 साल के बाद 1848 आप वर्ष याद रखें, मौलवी करीमुद्दीन जी ने लिखा तबका शुआरा, या उसी को कहते हैं तज़किरा ई शुआरा ई हिंदी। इसी नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा को लिखने के ज़्यादातर 1004 कवियों का इसमें उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत केवल 62 हिंदी लेखकों का परिचय इसमें दिया गया। उसके बाद देखिए 1878, 30 साल बाद 1878 में शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज नामक पुस्तक लिखी, जिसके 2 भागों में विभाजित किया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसमें कवियों का परिचय दिया गया आकारादि
क्रम से शिव सिंह यानी वर्णनात्मक पद्धति को अपनाकर आकार आदि क्रम से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य लेखन के परंपरा में हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस रचना को माना गया। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आप अंकित करना होगा शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा 1878। आप बार बार ईयर को दोहराएंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। वर्णनात्मक पद्धति के बाद हम आ सकते हैं कि कालक्रमान पद्धति पर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा को प्रथम बार कालक्रमान पद्धति में लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यह 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1888 में इसका प्रयास किया गया, जो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। इसमें मूल रूप से इसका विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुई थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद अगले ही वर्ष में इसका पुस्तक रूप में प्रचलन किया गया। पहली बार कालक्रम पद्धति को इन्होंने अपनाया, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ। और उससे पहले हम गार्सिया थांसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इसे भी पूछा जा सकता है कि इन भाषाओं से सुमेलित कीजिए। यह 11 अध्यायों में विभाजित किया गया। इस ग्रंथ को किशोरीलाल गोस्वामी का योगदान रहा इस साहित्य के इतिहास को लेखन में। किशोरीलाल गोस्वामी का योगदान ज़्यादातर है, इसलिए इन पर यह कथन है। किशोरीलाल गोस्वामी के अनुसार ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार वास्तविक रूप में स्वीकार किया। किशोरीलाल गोस्वामी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन को माना। वहीं पर गार्सिया थांसी को नलिन विमोचन शर्मा ने माना। यहाँ पर गार्सिया थांसी को नलिन विमोचन शर्मा और यहाँ पर ये इतिहासकार किशोरीलाल गोस्वामी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के प्रथम कवि मानते हैं। शिव सिंह सरोज ग्रंथ से भी सहायता ली गई यह पुस्तक है। विलियम जेम्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यह 1784 में इसकी स्थापना हुई, विलियम जेम्स ने इसकी स्थापना की। इसी पत्रिका का विशेषांक रूप में यह पहले छपी थी। 1888 में एक वर्ष पश्चात इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसी जो गार्सिया थांसी के बारे में निर्विवाद रूप से प्रथम इतिहास लेखन परंपरा के लेखक माना, उन्होंने ही इस पर भी टिप्पणी की कि हिंदी के विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी ने ही प्रस्तुत ग्रियर्सन है। हम थोड़ा इससे पहले इस चैप्टर के मध्य में हम डिस्कस किए थे कि विदेहवादी पद्धति को अपनाकर लिखने वाले साहित्य के इतिहास लेखनकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना, लेकिन नलिन विमोचन शर्मा ये कहते हैं कि विदेहवादी पद्धति को अपनाने वाले प्रथम इतिहास लेखककार जॉर्ज ग्रियर्सन है। नलिन विमोचन शर्मा वहाँ पर प्रथम लेखक इतिहासकार साधारणतः और निर्वाध रूप से मानते हैं, और विदेहवादी पद्धति को अपनाने वाले प्रथम इतिहास लेखककार जो है जॉर्ज ग्रियर्सन को मानते हैं। यह थोड़ा कंफ्यूज होगा, आप एक दो बार दोहराएंगे तो याद रहेगा। ग्रियर्सन के अन्य ग्रंथ, ग्रियर्सन ने और भी अन्य ग्रंथ लिखा है। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण 1902 से 1909 के बीच जो किया गया भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, उसको एक पुस्तक रूप में लाया गया। तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन, तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन भी इन्होंने लिखा। इसमें 12 निबंध लिख चुके हैं, इसमें 12 निबंध लिखे।
1888 और 88 में जो विशेषांक रूप, 89 में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के पश्चात हम आते हैं 20वीं सदी में। 20वीं सदी में 20वीं सदी के आरंभ में 1913 में मिश्र बंधु भाइयों ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा। इसके 4 भाग है। पहला 3 भाग 1913 में 1913 में प्रकाशित हुआ और 1934 में इसका 4th भाग प्रकाशित हुआ। यह साधारण रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मिश्र बंधु कवियों में शामिल नहीं है। हम तीनों को याद रखना चाहिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव। गणेश श्याम सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव, ऐसे याद रखें। किसी और को शामिल कर इसमें पूछा जा सकता है। मिश्र बंधु विनोद जो लिखा है 1913 में 3 भाग प्रकाशित हुए और 1934 में इसका 4th भाग प्रकाशित। इसमें 5000 कवियों का विवेचन किया गया। 5000 कवियों का विवेचन किया गया। सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक लेखन इसको माना, 8 भागों में विभाजन किया। इस हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 भागों में विभाजित किया गया, जैसे चारण काल, अपभ्रंश काल, आदिकाल, इसका 8 भागों में विभाजित किया गया। हिंदी नवरत्न प्रमुख इनके द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक है हिंदी नवरत्न। हिंदी के प्रमुख यहाँ पर मूल रूप से कवियों को लिया है। हिंदी के नवरत्न कवियों के बारे में इन्होंने अपने प्रमुख पुस्तक लिखी है। मिश्र बंधुओं ने ही 1934 में, जिस समय मिश्र बंधु विनोद का 4था संस्करण हुआ, उसी समय हिंदी नवरत्न नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें 9 प्रमुख कवियों को उल्लेखन करते हुए उनके बारे में संपूर्ण रूप से विवरण दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं कहते हैं कि जो परिचयात्मक कवियों का विवरण है वह उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से ली। यह भी पूछा जा सकता है। इसके पश्चात आता है, शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा, बड़ा भारी वृत्त संग्रह माना। ऐसे पूछा जाता है किस ग्रंथ को बड़ा भारी वृत्त संग्रह किसने माना, या कौन माना, या किस ग्रंथ को माना। हिंदी आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह माना। इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस इतिहास लेखन परंपरा के ग्रंथ में, इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का उचित प्रयास किसने किया है। पहली बार किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। समुचित प्रयास किसने किया? मिश्र बंधु विनोद ने किया। कितने कवियों के बारे में किया? 5000 कवियों के बारे में किया। ऐसे प्रश्न लिंकअप करते हुए आप उचित किसने माना, पहले किसने माना। जब आप पहला एक लाइन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटिव जो अंश है वहाँ पीछे जाकर आप वेरीफाई कर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। इसके बाद आता है 19वीं सदी का माना जाता है कि प्रमुख इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। मूलतः यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। हिंदी शब्द सागर जो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी, उसके भूमिका के तहत हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। बाद में यह पुस्तक रूप में परिवर्तित हुई। यहाँ पर एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा गया कोटेशन यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, एक बार पढ़ूंगा, अब ध्यान से सुनिए। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आप ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे तो साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं और क्यों साहित्य के इतिहास लिखा जाता है,
तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 के बाद 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यहाँ पर कालखंड का विवेचन इन्होंने आचार्य राम शुक्ल ने 1000 संवत से जो लिया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कालखंड का विभाजन 693 ई से 1693 के बीच के समय को विवेचन किया। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। यह प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्योंकि इन्होंने इतिहास साहित्य की लेखन परंपरा 1693 ई से किया। 1693 लगभग 7वीं सदी में स्वयंभू जी अपना साहित्य लिखते हैं। उस समय के साहित्य लेखक थे, तो उनको ही हिंदी का पहला कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। उसी तरह रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को माना हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक को। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि किसने हिंदी के प्रथम लेखक किसको माना। यहाँ का डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का विवेचन 1693 से किया, इसलिए वहाँ पर स्वयंभू को शामिल कर स्वयंभू को पहला हिंदी साहित्य के लेखक माना। 1693 ई से 943 तक काल को संधि काल स्वीकार किया, जहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल प्रारंभ होता है। उससे पहले का जो समय 1693 से जो पहले का समय है, उसको संधि काल नाम देकर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास को प्रारंभ किया। इसके पश्चात काल को चारण काल कहा, जो आदिकाल का समय के भीतर आता है। उसके बाद इसमें चारण काल कहा गया। इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और भी रचनाएं लिखी है। इसमें देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके तत्पश्चात आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। 16 खंडों में इसको विभाजित किया गया। यह 1893 में आ गया। शताधिक लेखकों का सामूहिक प्रयास है। ये नागरी प्रचारिणी सभा से जो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास लिखा गया, इसमें शताधिक 100 से भी ज़्यादा लेखकों की सहायता से ये प्रकाशित हुई, जो 16 खंडों में विभाजित है। इसके बाद आता है गणपति चंद्रगुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। हम पहले इसका डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं जज अब्राहम गियर्सन, जो कालक्रमण पद्धति को अपनाने वाले पहले लेखक। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान या हिंदुस्तान। 1909 में हिंदी कोविद रत्नमाला, जो श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया। हिंदी कोविद रत्नमाला 1909। 1913 में मिश्रबंधु विनोदों ने मिश्रबंधु विनोद नामक पुस्तक लिखी, मिश्रबंधु भाइयों ने। 1917 में कविता कौमुदी, जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया, जिसको 5 खंडों में विभाजित किया गया। राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 1917। उसका 1918 में एडविन खेरेज ग्रीव्स, जिन्होंने लिखा स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये जो तो ज़्यादातर कन्फ्यूज करने के लिए इसको शामिल किया जाता है सम्मिलित के प्रश्नों में। याद रखिए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन खेरेज ग्रीव्स। उसके बाद 1920 में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो लिखा है फ्रैंक ऑनसेंटस्की।
उसके बाद 1929 में हिंदी साहित्य के तहत जो हम लोग सभी जानते हैं आचार्य और रामचंद्र शुक्ल। उसका 1930 श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। 1931 में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा, विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। 1931 इसी वर्ष मुंशीराम शर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का उपोद्घात, हिंदी साहित्य का उपोद्घात। ये 1939 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी गई, हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1944 में राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन 1944 राहुल सांकृत्यायन द्वारा हिंदी काव्य द्वारा लिखा गया। और 1952 में बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। यह भी ज़्यादातर अध्ययन के लिए हिंदी साहित्य के शोधार्थी या विद्यार्थी इसका अध्ययन करते हैं। बाबू गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। इसी वर्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा, शायद इससे पहले आ चुका है। 1960 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने। 1973 में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तत्पश्चात जो मुख्य रूप से उजागर हुई और इसका उपयोग ज़्यादा हुआ डॉक्टर नगेंद्र, जिसने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। और 1973 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो इसका अनुवाद किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो फ्रांस भाषा में गार्सिया थांसी जी जो फ्रांस भाषा में गार्सिया थांसी जी ने जो लिखा था उस ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। वह 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास। और 1986 में शिव कुमार शर्मा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। जो प्रथम बार हिंदी साहित्य का अध्ययन पूर्ण रूप से करना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपको सहायता सिद्ध हो सकती है आसानी से समझने के लिए। 1986 हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी, संवेदना का विकास हिंदी साहित्य का और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी, जो आधुनिक समय में हिंदी साहित्य के संदर्भ में अध्ययन के लिए या नोट्स प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादातर बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक को प्रयोग कर रहे हैं। यह बच्चन सिंह का इतिहास 1996 में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया, जिसका रचना बच्चन सिंह जी ने किया। यहीं पर आज का पहला क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में हिंदी का काल विभाजन किस तरह किया और काल विभाजन कर किन लोगों ने किन किन नाम से आपको नामकरण किया, कालों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, इसका पूरा संपूर्ण विवरण नेक्स्ट क्लास में दिए जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हिंदी साहित्य के किस रचना को जैन रामायण भी कहते हैं, जैन रामायण किस रचना को कहते हैं? यदि आपको उत्तर पता है तो आप वो ग्रुप में डाल सकते हैं या आप अध्ययन कर इसका उत्तर दें। जैन रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है? धन्यवाद।